फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। और पीजीटी का देखिए अब एग्जाम की उसकी भी आपका प्रवेश पत्र आ गया है, तो उसे भी आप डाउनलोड कर लीजिए, निकाल लीजिए। और 17 या 18 अगस्त में आपका एग्जाम होगा, देख लीजिए किस दिन एग्जाम है आपका। और जिन लोगों ने सिविक्स से भरा है और हिस्ट्री से भरा है वो थोड़ा सा तैयारी तेज कर दें और अच्छे तरीके से रिवीजन रिवीजन जरूर करें। देखिए कल टीजीटी का पेपर हुआ था, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन देखे थे, तो क्वेश्चन काफी डीपली पूछे गए हैं, तो आप मान के चलिए कि हिस्ट्री का भी क्वेश्चन काफी डीप आएगा। और इसलिए थोड़ा सा अच्छे तरीके से तैयारी करिए। और देखिए संविधान के अनुच्छेद 1 से लेके 395 तक एक ही वीडियो में मैं इसे बना रही हूँ, और इसको बनाने में बहुत टाइम लगा है, तो थोड़ा सा वीडियो अच्छी तरीके से जरूर देखें। अच्छी तरीके से वीडियो नहीं देखते हैं तो फिर मुझे भी इतनी मेहनत करने में फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए जरूर पूरी वीडियो देखें, अवश्य देखें और अनुच्छेद देखें। किसी भी एग्जाम में आपके पूछा जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सब में पूछा जाता है। तो इसलिए अच्छी तरीके से वीडियो देखें, और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे नए हैं, वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और टीजीटी का जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा, आप वो लोग जरूर कमेंट करें कि कितने मतलब क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन थे जो मैंने देखे थे कि मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। तो जरूर कमेंट करें कितने कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है। सिविक्स और टीजीटी के जो स्टूडेंट हैं तो वो लोग जरूर बताएंगे कमेंट करके। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान के अनुच्छेद 1 से लेके 395 तक, ठीक है। और एक वीडियो में है ये पूरे कोर्स, आप देख लीजिए जरूर सारे अनुच्छेद। तो पहला क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है पहले में। दूसरे में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, या नए राज्यों का प्रवेश करना है या उसकी स्थापना करनी है जो संसद द्वारा होती है। तो ये दिया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। दो का है, सिक्किम को संघ का जोड़ा जाए लेकिन यह निरस्त, जिसमें जैसे निरस्त लिखा है इसका मतलब है कि पहले तो था लेकिन अब वो निरस्त कर दिया गया। लेकिन ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसलिए ये भी जरूरी है। और फिर 1 से लेकर 395 तक सारे अनुच्छेद आपको मिलेंगे, चाहे कै ख घ कुछ भी हो। तो तीसरा क्या है, नए राज्यों का नाम और वर्तमान जो राज्य हैं, पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, इससे संबंधित है तीसरा, ठीक है। तीसरा अनुच्छेद जो है सीमा व नाम परिवर्तन, ठीक है। सीमा क्या है, नाम परिवर्तन उसका करना है, ये संबंधित है अनुच्छेद 3 से। अनुच्छेद 4 में क्या है, पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक अनुसांगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 तथा 3 के अंतर्गत जो बनाई गई विधियां हैं, 2 और 3 के अंतर्गत, ठीक है, विधियां बनाई गई हैं वो है, यानी कानून बनाए गए हैं जो 5 से लेकर 11 तक, 101 से लेकर 4 तक संघता राज्य, और 5 से लेकर 11 तक देखिए आपके नागरिकता से संबंधित है, ठीक है, जो आपके नागरिक अधिकार हैं। तो 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता है। पहले तो आपको इतना ही याद कर लेना है कि 5 से 11 में नागरिकता है। और देखिए पहला क्या है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। फिर उसके बाद है दूसरा, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। तीसरा क्या है, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान गए। और भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के, जो भारत से बाहर रह रहे हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, यहाँ के व्यक्ति हैं, उनके उन व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार क्या हैं, ये है अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 में क्या है, विदेशी राज्य की नागरिकता। स्वेच्छा से अर्जित करने वाले, जो स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता अर्जित करते हैं, बाहर की नागरिकता लेते हैं, उन व्यक्तियों का नागरिक न होना, ठीक है, ये है अनुच्छेद 9 में। और 10th में क्या है, नागरिकता के अधिकार जो है उसको बना रखना। और 11th क्या है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियम किया जाना, ठीक है। ये हो गए 5 से 11 तक आपके नागरिकता के अधिकार। अब हमारे मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी कल भी क्वेश्चन आया हुआ था, अनुच्छेद 20 पूछा था उसमें, और रिट जारी करने का जो एक क्वेश्चन था वो भी आया हुआ था। तो इसमें क्या है, 12 से 35 तक है ये अनुच्छेद, ठीक है। तो पहला 12 परिभाषा है। 13 में क्या है, मूल अधिकारों से संगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां कानून जो है, यहाँ से शुरू हो जाता है आपका मेन। 14 में क्या है, विधि के समझ समानता, जो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और खैर अब तो सभी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से क्वेश्चन कहीं से भी आ जाते हैं, लेकिन ये थोड़े से जो लग रहे थे कि ज्यादा बार बार पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, तो वो मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर से कर दिया है कलर, ठीक है। तो विधि के समझ समानता 14 में, कानून के समझ सबको समान समझा जाएगा। 15 में क्या है, धर्म मूल वंश, ठीक है, या किसी भी मूल का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, स्त्री पुरुष जो भी हो।
जन्म स्थान कहीं का भी हो आपका, यूपी का हो, हरियाणा का हो, कहीं का भी हो आपका, तो उस पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ये है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। ठीक है, ये है मेन पॉइंट। अनुच्छेद विधि के समझ समानता क्या है? ये है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। ठीक है, कानून के समझ सबको समान समझा जाएगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। ठीक है, अवसर की क्षमता, सबको अवसर की समानता मिलनी चाहिए लोक नियोजन के अवसर में। उसके बाद है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत किया गया है और किसी के साथ जातिगत भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत किया गया है। इसमें उपाधियों जो पहले थी उसका अंत किया गया है इसमें अनुच्छेद 18 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट है मूल अधिकार के। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, आपके उसके बाद है 19। अनुच्छेद 18 तक तो हमने देख लिया। वाक स्वतंत्रता, यानी आपको बोलने की स्वतंत्रता है। आदि कुछ विषय जो है उनमें अधिकारों का संरक्षण है। 20 में क्या है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20। ठीक है, इसमें क्या है? अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, और ये आपका आपातकाल में भी बना रहता है। प्राणयुद्ध अनुच्छेद 21 जो है। अनुच्छेद 21 का क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 21 में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा का अधिकार। ठीक है, निःशुल्क। और 22 में क्या है? ये 21 का में है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, 21 में प्राणयुद्ध दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। 23 में ये भी इंपॉर्टेंट है। 23 में क्या है? 23-24 बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों से संबंधित है, इसलिए बार बार पूछा जाता है ये। बलात्श्रम और मानव के दुर्व्यापार का निषेध किया गया है। 24 में क्या है? बाल कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध किया गया है, यानी कारखाने वगैरह जो भी हैं उसमें बच्चों को लगाया जाता था 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, तो वो अब नहीं लगाया जा सकता। 14 वर्ष से अधिक जो है कम वर्ग के जो बच्चे हैं, कम वर्ष के, उनको उनसे काम कारखानों आदि में काम नहीं कराया जा सकता, जो खतरनाक टाइप के काम होते हैं। ठीक है, घरेलू नौकर वगैरह भी नहीं बना सकते 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। नेक्स्ट है 25, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से, यानी किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और उसके प्रचार करने की आपको स्वतंत्रता है। ठीक है, उससे किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी को आप किसी के मन को आघात या किसी दूसरे धर्म को आघात नहीं पहुंचा सकते। 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक कार्य जो भी हैं सबके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं, उनकी स्वतंत्रता का अधिकार है। 27 में क्या है? किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 28, शिक्षित शैक्षणिक संस्थान जो है, निश्चित शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक निर्देश, पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता आदि है। इसमें शैक्षिक संस्थान है, धार्मिक जो है निर्देश है, पूजा है, वो कहीं भी कोई भी उपस्थित हो सकता है। 29 क्या? अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं जो, जैसे मुस्लिम है अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं, तो इस तरीके के और भी जो है समुदाय हैं जो उसमें आते हैं अल्पसंख्यक वर्ग में, तो उनको उनके हितों का संरक्षण, जैसे वो भी आते हैं, सिख वगैरह लोग हैं, वो लोग भी आते हैं, तो ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किया जाना चाहिए। 30 में क्या है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी वो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, प्रशासन कर सकते हैं, उसमें भी अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि जिनकी संख्या थोड़ा कम है सामान्य अनुपात से। तो 31 में क्या है? संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, लेकिन ये देखिए निरस्त हो चुका है, तो जिसके जिसके आगे निरस्त लिखा हुआ ये मानिए कि वो था तो, पर अब निरस्त है, अभी इसमें नहीं है इसे। ठीक है, 31 का है संपत्ति का अधिकार, जैसे पहले था अब नहीं है। 31 का है संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति, यानी कोई भी व्यवसाय आदि अर्जन करने के लिए स्वतंत्रता। 31 का है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिया निमरण। और 31 ग क्या है? कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। और 31 घ है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों का बचाव, ये भी निरस्त हो गया है, लेकिन देखिए निरस्त है। अनुच्छेद 32 है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारी को प्रवर्तित करने के लिए उपचार किया गया है। 32 का है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कार्यवाहियों में राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं
ये भी लेकिन निरस्त है, 32 का भी निरस्त है। 33 है 33, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर बलों आदि को लागू करने में उपरांत करने की सशक्त संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 है, जब किसी से क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। 35 है अनुच्छेद, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान। ठीक है, और ये जो है अनुच्छेद 32 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर किसी के जो अधिकार में कोई प्रॉब्लम है, मूल अधिकार जो आपको दिए गए हैं, तो आप जो है उसमें न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। ते है संवैधानिक उपचारों का आधार। तो इसमें जो आपको अधिकार प्रदान किए गए हैं उसको प्रवर्तित कराने का के लिए उपचार दिया गया है अनुच्छेद 32 में। और इसी संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि संविधान की आत्मा है अनुच्छेद 32। तो हमने 12 से 35 तक जो है ये देखा मूल अधिकार जो हमारे थे, 12 से 35 तक। ठीक है, 5 से 11 तक नागरिकता, और उसके बाद 12 से 35 तक जो है मूल अधिकार। अब आपके आ गए राज्य के नीति निदेशक तत्व। 36 में क्या है, इसकी परिभाषा दी हुई है। 37 में क्या है, अंतर्वरिष्ठ तत्वों का लागू होना, इस भाग में जो तत्व दिए गए हैं उसको लागू किया जाना। 38 में क्या है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक कल्याण के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना को बनाए रखना। 39 क्या है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है। और 39 का क्या है, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, यानी सबको समान न्याय मिलना चाहिए, और निःशुल्क विधि या निःशुल्क मतलब बिना शुल्क के कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। 40 में क्या है, 40 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन 40 के द्वारा। और 41 में कुछ दशाओं में काम, यानी कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 41। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 42, काम की न्यायसंगत और मानोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता आदि का उपबंध किया जाना चाहिए। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, यानी जो कर्मकार हैं, मजदूर हैं, उनके लिए मजदूरी की व्यवस्था। और 43 का 43 का ये है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। ठीक है, जो उद्योग हैं उनमें कर्मकारों को भाग लेने के लिए उनको प्रोत्साहित करना, उनको बताना, उन तक ये चीजें पहुंचाना। गांव में ग्राम प्रशासन के अंतर्गत यहाँ पे कुछ भी काम हो वहां तक उनको उनके अंदर प्रचार करना, इन सब चीजों का, ये सब चीजें इसमें आ जाती है कर्मकारों को भागीदार बनाने के लिए। नेक्स्ट है 43 है सहकारी समितियां, सहकारी समितियों को बढ़ावा। नेक्स्ट है 44, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, इसके अंतर्गत है राज्य के नीति निदेशक अनुच्छेद 44। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट 45, एक आपने देखा 21 का में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, और इसी तरीके से है बालकों के लिए, ये राज्य के नीति निदेशक तत्व में भी है और आपका मूल अधिकार भी है, उसमें भी है। तो यह अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। ठीक है, बालकों के लिए जो 6 से 14 वर्ष से कम आयु के बालक हैं, बच्चे हैं, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया जाना चाहिए, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 46 में क्या है, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की जानी चाहिए। 47 भी पूछ लेता है अक्सर, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाना तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होना चाहिए। 48 क्या है, कृषि और पशुपालन से संबंधित है। 48 का क्या है, पर्यावरण का संरक्षण किया जाना चाहिए और संवर्धन तथा वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, राज्य द्वारा पर्यावरण का संरक्षण किया जाना चाहिए, संवर्धन किया जाना चाहिए, और वन है जो हमारे वन है, वन्य जीव है, इसमें नदियां, झीलें, बहुत कुछ चीज आते हैं, वन्य जीव है जो, उनकी भी रक्षा करने का दायित्व सरकार का होता है, राज्य सरकार का। ठीक है, 49 क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जो हैं। ठीक है, कोई स्मारक है जो भी राष्ट्रीय महत्व के हैं, ताजमहल हो, लाल किला हो, कुछ भी हो, तो वो सब चीजों का क्या है, उनका संरक्षण किया जाना चाहिए, राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं। 50 पॉइंट है हमारा 50 अनुच्छेद, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण। ठीक है, पृथककरण कार्यपालिका से न्यायपालिका का। नेक्स्ट क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अक्सर एग्जाम में पूछता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किसमें है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा 51 अनुच्छेद में।
अब हमारा यहाँ से ये खत्म हो गया। अब हम चले, मूल कर्तव्य किसमें है, अनुच्छेद 51 का बाद में ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, और नेक्स्ट है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, संघ की कार्यपालक शक्ति अनुच्छेद 53। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में दिया गया है, यह है अनुच्छेद 54। 55 में क्या है, निर्वाचन की रीति, निर्वाचन कैसे किया जाता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति की पदावधि कितनी है, 5 साल होती है, जैसे राष्ट्रपति की पदावधि, ठीक है, 5 वर्ष। और यह है 57 है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 है राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए हर्ताएं क्या है, योग्यताएं क्या है। ठीक है, ये मतलब हर्ताएं मतलब योग्यता क्या है, राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होनी चाहिए ये दिया हुआ है। जैसे वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, वह किसी अन्य व्यवसाय में या लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये सब राष्ट्रपति की क्या होती है, योग्यताएं होती हैं निर्वाचन के लिए। ठीक है, तो इन अर्हताओं को पूरा करना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए पद की शर्तें क्या है, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें जो हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, ये भी पूछता रहता है एग्जाम में। 61 पॉइंट, ठीक है, 61 अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। इसमें महाभियोग कैसे लगाया जाए राष्ट्रपति, उस प्रक्रिया का है इसमें विवरण। अनुच्छेद 62 क्या है, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति भरने के लिए, रिक्ति जो हो जाती है, पद खाली हो जाता है तो उसको भरने के लिए निर्वाचन करने का समय कितना होना चाहिए और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि क्या होनी चाहिए, ये है अनुच्छेद 62। भारत का आ गया उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 से। तो यहाँ पे 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति ने, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन है। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है जो है ये उपराष्ट्रपति। ठीक है, किसका पदेन सभा होती है, राज्यसभा का, तो ये है इसमें। और फिर 65 है राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। यानी राष्ट्रपति का पद आकस्मिक तरीके से किसी वजह से खाली हो गया है तो उस दौरान क्या करना है, उस पर राष्ट्रपति के पद पे कार्य करता है और उसके जो कार्य होते हैं उसका निर्वहन वो करता है। 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है। उपराष्ट्रपति की पदावधि, उसका भी यही है पदावधि की 5 वर्ष से 5 वर्ष की पदावधि होती है। और नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय क्या होना चाहिए, आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि क्या होनी चाहिए। 69 है पॉइंट, अनुच्छेद उपराष्ट्रपति द्वारा जो शपथ लिया जाता है और जो प्रतिज्ञान लिया जाता है। 70 है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, यानी अन्य कोई प्रॉब्लम आती है, आकस्मिक जो है रिक्तियां होती हैं तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, राष्ट्रपति के कृत्यों का उसमें निर्वहन है। और नेक्स्ट है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय, क्षमता आदि के कुछ और मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है अनुच्छेद 73 में। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम अनुच्छेद 74, केंद्रीय मंत्री परिषद और भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होनी चाहिए, एक मंत्री परिषद होगी, यह कहा गया है। अनुच्छेद 75 में क्या है, मंत्री जो होते हैं उनके अन्य उपबंध क्या होने चाहिए। 76 में मेन पॉइंट, 76 में भारत का महान्यायवादी, इसकी बात की गई है। और 77 के द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, ये भी चीज ध्यान रखें। ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति। भारत सरकार के कार्य का संचालन 77 में। 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य होने चाहिए, 78 में, अनुच्छेद 78 में। अब आए संसद। ठीक है, संसद का गठन कैसे किया जाए, 79। राज्यसभा वेरी इंपॉर्टेंट 80, राज्यसभा की संरचना 81, लोकसभा तो 80 और 81 ये दोनों याद कर लीजिए। 79 जैसे संसद का गठन, और फिर राज्यसभा है 80 में राज्यसभा। ठीक है, ये चीज याद करिए। उसके बाद 79, 80, 81 एक ही लाइन में आपको एक बार में याद हो जाएगा, आप इस तरीके से याद कर लीजिए। 79 संसद और संसद के 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा, और राष्ट्रपति होते हैं 3 होते हैं।
तो ये आप दो ध्यान रखिए कि संसद है, फिर संसद के 2 सदन है, उसके नीचे राज्यसभा और लोकसभा, तो आपको याद हो जाएगा। और 82 में क्या है, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। 83 में क्या है, संसद के सदनों की अवधि। 84 में क्या है, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता क्या होनी चाहिए, संसद के सदस्य कैसे बन सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य जो होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी आयु होनी चाहिए 30 वर्ष, ठीक है। और लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 25, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। सदनों के अभिभाषण का उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, अनुच्छेद 86। और राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 87। 88 है सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। 89 है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, ठीक है, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। 90 है उपसभापति का जब रिक्त पद होता है, पद त्याग करता है या पद से हटाया जाना, ये सब चीजें हैं। 91 में क्या है, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने, सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति इसमें दिया। 92 में क्या है, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन होता है, उस विचार तब उसका पीठासीन न होना। फिर उसके बाद है 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर उसके बाद है 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, किसमें है 94 से। 95 क्या, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने, अध्यक्ष के पद के कार्य में करने की उपाध्यक्ष अन्य व्यक्ति की शक्ति, ठीक है 95। 96 में क्या है, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 97 में क्या है, सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते की बात की गई है, सभापति और जो उपसभापति होते हैं। संसद का सचिवालय 98। 99 है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 100 है संसद में मतदान, सदनों में मतदान, रिक्तियों को होते भी सदनों की कार्यवाही करने की शक्ति। और गणपूर्ति कैसे की जाती है, 1/10 गणपूर्ति की जाती है। स्थानों का रिक्त होना 101। संसद के लिए निहरताएं यानी अर्हताएं क्या है, 102। और 103 क्या है, सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। 104 है अनुच्छेद 99 अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले किए जाने पर बैठने और मत देने की शास्त्री और मत देने की शक्ति, ठीक है। और नेक्स्ट है संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार। 105 है सदस्यों के वेतन और भत्ते। नेक्स्ट है विधेयक के पूरा स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में विधेयक को कैसे पुनः स्थापित किया जाता है या उसको पारित कैसे किया जाता है, यह बात की गई है 107 में। 108 है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है। कुछ दशाएं होती हैं जिसकी वजह से संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, तो दोनों सदनों की संयुक्त जो है बैठक किसमें है, 108 में। अनुच्छेद 108 बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। और नेक्स्ट है 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 है धन विधेयक की परिभाषा। 111 है विधेयक पर अनुमति। और ये है 112 वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है। और नेक्स्ट है 113 संसद में प्राक्कलनों के संबंध में, ये संसद है, संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया विनियोग विधेयक। 114 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। 116 है लेखादान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। नेक्स्ट है वित्त विधेयों के बारे में विशेष उपबंध। प्रक्रिया के नियम 118 में है। 119 में है संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया विधि द्वारा विनियमित। और प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही है। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, और जो संसद के जो सभापति होते हैं उनको अपनी मातृभाषा में भी बोलने का अधिकार है, और बाकी हिंदी और इंग्लिश तो है ही है। और नेक्स्ट है 121 संसद में चर्चा पर निवर्धन। 122 है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना। नेक्स्ट है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति।
अनुच्छेद 23 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, या राष्ट्रपति की शक्ति होती है। उच्चतम न्यायालय हम आ गए। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन 124 का राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। 124 ख है आयोग के कार्य क्या है। 124 ग है संसद की कानून बनाने की शक्ति। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कानून कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, ये शक्ति है संसद के पास 124 ग के तहत। ठीक है, और उसके बाद है 125 न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते आदि। ठीक है, 126 है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, और 127 है तदर्थ जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। 128 है उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, जो उच्चतम न्यायालय की बैठक होती है। नेक्स्ट है 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना, वेरी इंपॉर्टेंट है, 129 में है ये। ठीक है, उसे सुरक्षित रख सकते हैं, अभिलेखीय न्यायालय को अधिकार होता है ये उच्चतम न्यायालय को। 130 है उच्चतम न्यायालय का स्थान और उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। 131 का है केंद्रीय अधिकारियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों पर विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय का विशेष क्षेत्राधिकार। यह लेकिन निरस्त हो चुका है, जो निरस्त है इसका मतलब वो निरस्त हो गया है। 132 कुछ मामले उच्च न्यायालयों में अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। 133 है उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। 134 है दंडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। 134 क्या है उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र, यानी उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र 134 का है। नेक्स्ट है 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। नेक्स्ट है 126 अपील के उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। 137 है निर्णय आदेशों का उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। 138 139 है कुछ रिट निकालने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना, यानी प्रदत्त किया गया है उन्हें रिट निकालने की शक्तियां हैं उच्चतम न्यायालय के पास, रिट जारी करने का आदेश है। 139 का है कुछ मामलों का अंतरण। 140 है उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां, और 141 है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का न्यायालयों पर आबद्धकार होना। 142 है उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों, जो डिक्री होती है आदेश होते हैं उनका प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि, ठीक है, के बारे में आदेश दिया जाना। और 143 होता है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्ति है उच्चतम न्यायालय से जो है परामर्श कर सकते हैं। और 144 है सिविल और न्यायिक प्राधिकार उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। 144 का है नियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निस्तारण के विशेष प्रावधान, लेकिन ये निरस्त। ठीक है, ये क्या है, ये निरस्त हो चुका है। 145 है न्यायालय के नियम आदि, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय निर्वचन। ये है 146 में उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक था, इसमें है निर्वचन। और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, 148 ये अनुच्छेद बहुत पूछता है। भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक जो है ये है 148 में बात की गई है कि एक भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और ये है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और इनके कर्तव्य और शक्तियां इनकी क्या है, 149 150 में संघ के राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, सपरीक्षा प्रतिवेदन। अब आ गए हम राज्यपाल पे। परिभाषा है 152 में। 153 है राज्यों के राज्यपाल होंगे, और इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, और नेक्स्ट है राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं योग्यताएं क्या होनी चाहिए, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए। 158 159 राज्यपाल द्वारा शपथ लिया जाना। 160 है कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के जो कार्य हैं उनका निर्वहन किया जाना। 161 है क्षमा आदि कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन और परिहार लघुकरण, यानी किसी की सजा को छोटा किया जाना या कुछ मामलों में दंड के आदेश दिया जाना, यह अधिकार होता है राज्यपाल के पास।
जैसे राष्ट्रपति के पास होता है कि किसी की मौत की जो सजा मिलती है तो उसको माफ कर सकते हैं वो, तो उसी तरीके से इनको भी कुछ अधिकार इस मामलों में मिले हैं। तो 162 है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इसमें किया गया है। अब आगे राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए, जैसे कि राष्ट्रपति को देने के लिए होती है, उसी तरीके से राज्यपाल को सहायता और परामर्श देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रियों के बारे में अनुबंध। राज्य का महाधिवक्ता 165। 166 राज्य की सरकारों के कार्य का संचालन। 167 राज्यपाल को जानकारी आदि देने के संबंध में मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य होने चाहिए। राज्य का विधानमंडल 168। राज्य के विधानमंडलों का गठन कैसे किया जाए। 169 है राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन कैसे किया जाए। 170 विधानसभाओं की संरचना के बारे में। 171 है विधान परिषदों की संरचना, विधान परिषद, ठीक है, विधानसभा है और ये विधान परिषद। 172 में क्या है, राज्यों के विधानमंडलों की अवधि। 173 में है राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता योग्यता क्या होनी चाहिए। राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन की प्रक्रिया है 174 में। 175 सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राज्यपाल का, ठीक है, उनके संदेश भेजने का राज्यपाल, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है। राज्यपाल का अधिकार, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 178। 179 में है 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना और पद त्याग कैसे या पद से हटाया जाना, ठीक है, ये चीजें हैं। 180 में क्या है, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने तथा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या व्यक्ति की शक्ति। 181 है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति होना। 183 है सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। 184 है सभापति के पद के कर्तव्यों को पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति यानी व्यक्ति की शक्ति। 185 है जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 186 है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते की बात। 187 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। 188 सदस्यों द्वारा शपथ प्रतिज्ञान। 189 है सदनों में मतदान रिक्तियों को होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। 190 है स्थानों का रिक्त होना। 191 सदस्य के लिए निहरताएं योग्यताएं जो होती हैं। 192 है सदस्य की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। और 193 अनुच्छेद 188 के अधीन जो शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अहित न होते हुए निहित न किए जाने पर बैठने और मत देने का के लिए जो शक्ति होती है वो है। 194 है विधानमंडलों के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों को विशेषाधिकार आदि इस सब के बारे में बात की गई है। और 195 है सदस्यों के वेतन और भत्ते इनके। विधेयकों के प्रस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध किए गए हैं उस बारे में बात की गई। 196 में धन विधेयक। 197 क्या है, धन विधेयक जो होता है उससे संबंधित विधेयकों के बारे में विधान परिषद को शक्तियों का निवर्धन किया गया है इसमें। और 198 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष जो प्रक्रिया होती है वो है। और 199 धन विधेयक की परिभाषा है। 200 अनुच्छेद जो है वो है विधेयकों पर अनुमति। 201 है विचार के लिए आरक्षित विधेयक। वार्षिक वित्तीय विवरण है ये 202 में, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण। और 203 है विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। 204 है विनियोग विधेयक। और 205 है अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। 206 है लेखानुदान, प्रत्यवानुदान, ठीक है, और अपवानुदान, ये है अपवादान दान, ठीक है, और ये लेखानुदान। 207 है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। और 8 है प्रक्रिया के नियम क्या हैं वो है। 209 है राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन, ठीक है, कानून द्वारा विनियमन जो किया जाता है वित्तीय कार्य संबंधी, ठीक है, वित्त से संबंधित।
और 210 है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या है। और विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन, ठीक है 211। और 212 है न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना, ठीक है यह है 212। और 213 है विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की जो राज्यपाल की शक्ति होती है, ठीक है अध्यादेश को प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति 213। अब थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी अब तो कभी से भी कहीं से भी पूछ ले रहे हैं तो सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है। उच्च न्यायालय के बारे में 214, ठीक है 214 अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होंगे। 215 उच्च न्यायालय से का अभिलेखीय न्यायालय होना। 216 है उच्च न्यायालयों का गठन कैसे किया जाता है। 217 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद और उसकी शर्तें क्या हैं। 218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंध जो हैं उच्च न्यायालयों में लागू होना। 219 है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है जो शपथ लेते हैं उसकी बात है 219 में। 220 में क्या है अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन, यानी जो अस्थायी न्यायाधीश रहते हैं वो बाद में व्यवसाय पर उनके निर्बंधन व्यवसाय नहीं कर सकते, ठीक है अस्थायी जो न्यायाधीश होते हैं। और फिर नेक्स्ट है 222 अनुच्छेद न्यायाधीश 221 है न्यायाधीशों के वेतन आदि। और 222 है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय का अंतरण। 223 है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अपर कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति 224 है सॉरी 224 का उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त जो सेवा से निवृत्त हो जाते हैं उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो जो उच्च न्यायालय होता है उसमें जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं जिनका सेवा काल समाप्त हो जाता है उन न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात है 224 का में, ठीक है। 225 है विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। 226 है रिट निकालने के उच्च न्यायालय की शक्ति। 226 का है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कार्रवाइयों में केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं, यह क्या है निरस्त हो गया है, ठीक है ये निरस्त है। नेक्स्ट है 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। 228 है कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण। 228 है राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निस्तारण के लिए विशेष प्रावधान, ये भी लेकिन निरस्त है, ठीक है। नेक्स्ट है 229 उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। और उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार, यह है 230 में। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, एक इसमें है 231 में, ठीक है 2 या अधिक राज्यों के लिए जैसे 2-3 राज्य होते हैं तो उसमें एक उच्च न्यायालय होता है, तो उसके लिए भी ये है व्यवस्था इस अनुच्छेद के अंतर्गत। ये ऐसा हो जाता है कि हर राज्य में उच्च न्यायालय नहीं होते हैं, 2-3 राज्यों का उच्च न्यायालय एक ही होता है कई बार। तो 232 इसकी व्याख्या की गई है लेकिन यह निरस्त। अब अधीनस्थ न्यायालय जो इसके अंदर आते हैं, अधीनस्थ न्यायालय में 233 है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 233 का है जिला न्यायाधीश नियुक्तियों का और उनके द्वारा दिए गए जो निर्णय हैं आदि का विधि मान्यकरण। 234 है न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्तीकरण। नेक्स्ट है 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण निर्वचन। 236 और 237 है कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना, ये क्या है 237। प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य, ये भी लेकिन निरस्त है, प्रथम अनुसूची में भाग ख में राज्य ये निरस्त है, ठीक है। नेक्स्ट है 238 राज्य के भाग 6 के प्रावधानों का पहली अनुसूची के भाग बी में लागू होना, लेकिन ये भी निरस्त है। देखिए ये दोनों चीजें ये निरस्त हैं। और यह है संघ राज्य क्षेत्र, हम देखते हैं निरस्त भी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि निरस्त वाले भी पूछ लेता है, ठीक है कि किस अनुच्छेद में था और यह मतलब निरस्त हो गया है अब किस अनुच्छेद में है, ये सब चीजें भी
पूछी जाती हैं। और 239 है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 239 का है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों का सृजन। 239 क दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। ठीक है, 239 क 239 क संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। 239 ख है विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश को प्रख्यापित करने की प्रशासन की जो शक्ति होती है। ठीक है, वो है। और 240 है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। जो कुछ संघ राज्य क्षेत्र होते हैं उनमें विनियम बनाने की राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है। और नेक्स्ट है 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र जो है उसमें उच्च न्यायालय। और यह है एक 242 कुर्ग, यह है निरस्त। ठीक है, पंचायतें 243 इसमें परिभाषा दी गई है। 243 का है इसमें ग्राम सभा की बात की गई। 243 का है इसमें पंचायतों का गठन किया गया है। और 243 गह पंचायतों की संरचना है। 243 गह स्थानों का संरक्षण है। 243 अंग अड़ है, ये है पंचायतों की अवधि आदि, पंचायतों की अवधि कितनी होती है। 243 च है सदस्यता के लिए निहिताएं क्या है पंचायत सदस्य बनने के लिए। नेक्स्ट है 243 6 पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व क्या है उनके। ठीक है, क्या शक्तियां हैं कि एक जो मैंने एक वीडियो पहले अपलोड किया हुआ है और उसे आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत वगैरह के बारे पंचायतों के बारे में। ठीक है, वो लेक्चर वीडियो थी, मैंने अपलोड किया हुआ है काफी पहले, प्ले लिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगी। 243 जो है पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां, वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। और 243 है पंचायतों के लेखाओं की सब परीक्षा। 243 है पंचायतों के लिए निर्वाचन, संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना। 243 है 243 है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू होना, यानी ये जो भाग है इसका किन क्षेत्रों में यह लागू नहीं हुआ है, लागू न होना कुछ क्षेत्रों में। ठीक है, और नेक्स्ट है ये 243 है विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। 243 है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। ठीक है, नगर पालिकाएं 243 तय है परिभाषा है इसमें। 243 तय है नगर पालिकाओं का गठन। 243 तय है नगर पालिकाओं की संरचना। 243 तय है वार्ड हैं जो समितियां हैं आदि का गठन और संरचना कैसे की जाए। 243 न है स्थानों का संरक्षण नगर पालिकाओं का, नगर पालिकाओं की अवधि आदि इस बारे में बात है 243 प में। 243 है सदस्यता के लिए निहिताएं क्या होनी चाहिए, क्या अर्हताएं होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व क्या होने चाहिए। 243 ब 243 भय है नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां। ठीक है, यह है 203 भय में। ठीक है, 203 भय। और नेक्स्ट है 243 में वित्त आयोग। ठीक है, और 243 यह है नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा। 243 यह है नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। 243 एक है संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना। यह हमें इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। 243 यह हमें है 200 जिला योजना के लिए समिति। ठीक है, यह 243 यह महानगर योजना के लिए समिति है, जो महानगर होते हैं इसमें समिति का गठन। 243 विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। ठीक है, विद्यमान जो कानून है और विधियां हैं उसका नगर पालिकाओं को बना रहना। 243 है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। ठीक है, 243 में सहकारी समितियां, सहकारी समितियां में देखिए 243 यह में परिभाषा है। यह में बोर्ड के सदस्य और पदाधिकारियों की संख्या तथा कार्यकाल है कितना सहकारी समितियों का, और बोर्ड के सदस्यों का चुनाव,
243 ये में है 243 ही है सारा कुछ। बोर्ड की बर्खास्तगी तथा निलंबन एवं अंतरिम व्यवस्था। और उसके बाद है सहकारी समितियों के लेखा का अंक्षेपण। और यह लड़ा है सामान्य सभा की बैठक का आहूत करना। और नेक्स्ट है सदस्य का सूचना पाने का अधिकार। यथ है रिटर्न। और उसके बाद यथ है अपराधियों दंड। नेक्स्ट है फिर बहुराज्यव्यापी सरकारी समितियों का आवेदन। ठीक है। नेक्स्ट है 243 यथ है संघीय क्षेत्रों को आवेदन। और 243 यन है वर्तमान कानूनों का जारी रहना, जो वर्तमान में कानून है उनका जारी रहना। अब अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र किन अनुच्छेदों में व्यवस्था आएंगी। 244 है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य। ठीक है। ये जनजाति क्षेत्र है असम, मेघालय, त्रिपुरा, इस तरह जो क्षेत्र है वो जनजाति क्षेत्र में आते हैं। 244 का में है असम के जो कुछ जनजाति क्षेत्र है समाविष्ट करने वाली एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय जो विधानमंडल होते हैं, मंत्री परिषद, दोनों का सृजन करना। ठीक है। ये है 244 का। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि 244 से शुरू है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र 244 का तक, और 244 और 244 का। ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है संघ और राज्यों के बीच विधायिक जो संबंध है। ठीक है। इसमें है 245 संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। दूसरा है इसमें 246 अनुच्छेद में क्या है, संसद द्वारा जो राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियां हैं उसकी विषय वस्तु क्या है। 247 है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना, यानी कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना और उपबंध करने की संसद की शक्ति। न्यायालयों की स्थापना कैसे होती है, संसद में क्यों शक्ति प्राप्त है, इस बारे में न्यायालयों की स्थापना के लिए अगर जरूरत पड़ी तो कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कैसे की जानी चाहिए, इसका उपबंध और इसमें संसद की शक्ति, इस बारे में बात है 247 में, इंपॉर्टेंट है। 248 क्या है, अवशिष्ट जो शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, अवशिष्ट विधायी शक्तियां। ठीक है, ये है। और 249 है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद को शक्ति। 250 है यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति जो है, विधि बनाने को संसद की शक्ति। 251 है संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगतियां क्या हैं। यह है 249 जो संसद द्वारा बनाई, 251 में है ये। 249 और 250 यानी इनमें और इनमें राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित, और यदि आपात में उद्घोषणा होती है तो राज्य सूची के विषय के संबंध में जो विधि बनाने की संसद की शक्ति होती है उसके बारे में विधि बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडल बनाई गई विधियों में असंगतियां क्या है। ठीक है। नेक्स्ट है 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने को संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। 253 है अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। 254 है संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगतियां। ठीक है, संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। ठीक है। और 255 में है सिफारिशें और पूर्व मंजूरी के अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय में मानना। चलिए, अब संघ है राज्य प्रशासनिक संबंध। 256 है राज्यों की और संघ की बाध्यता क्या है। 257 है जो कुछ दशाएं हैं, कुछ स्थितियां परिस्थितियां जो होती हैं उस पर राज्यों पर संघ का नियंत्रण। कुछ स्थिति ऐसी होती है कि जब संघ क्या है, संघ राज्य का राज्यों पे नियंत्रण किया जाना होता है। ठीक है, तो नियंत्रण कुछ दशाओं में। ठीक है। नेक्स्ट है 258 कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि संघ की शक्ति, यानी कुछ जैसे दशाएं हैं, कुछ ऐसे चीजें होती हैं कि जिसमें राज्य संघ क्या करता है, राज्य को शक्ति देता है कि आप अपने हिसाब से, अपने समझ से
और अपने राज्य की भलाई के लिए आप ये काम कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ शक्तियां दी जाती हैं, ये है 258 में। ठीक है, 258 का में क्या है, संघ को कृत्य सौंपने और राज्यों की शक्ति, यानी कुछ कार्य सौंपने की। संघ काम कार्य सौंपता है कि आपको ये कार्य करना है। आप देखते ही होंगे जैसे केंद्र सरकार क्या करती है, राज्य सरकारों को यह सौंपती या जिम्मेदारी देती कि आपको, जैसे मान लीजिए आजकल कोरोना वैक्सीन लग रही है तो कहती है कि हाँ नहीं आपको इतनी वैक्सीन लगनी है, ये सब चीजें हैं। तो इस तरीके से है संघ को सौंपने की राज्यों की जो शक्ति है। पहली अनुसूची के भाग बी में राज्यों को सशस्त्र बल, यह लेकिन निरस्त हो चुका है। 260 है, भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। क्या है, जो भारत के बाहर है राज्य क्षेत्र, ठीक है, भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ के अधिकार क्या है। नेक्स्ट है 261, सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां। ठीक है, 262 है, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी जो विवाद होते हैं उन पर न्याय किया जाना, निर्णय किया जाना। और 263 है, ये भी बहुत पूछता है 263। ठीक है, 263 है, अंतर्राज्यीय जो है, अंतर्राज्यीय, ठीक है, ये हो गए अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध, जो अंतर ही राज्य होते हैं, आंतरिक राज्य। ठीक है, और संघ राज्य वित्तीय संबंध, ठीक है, निर्वचन इसमें। और उसके बाद है 265, विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। 266 है, भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेख। नेक्स्ट है 267, आकस्मिक निधि जो होती है, आकस्मिक निधियां। ठीक है, और 268 है, संघ द्वारा उद्गृहित की जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित, संघ तो उद्गृहित करता है लेकिन राज्य क्या करता है, उसका संग्रहण करता है, ये उसका उद्घाटन वो करता है, उद्गृहित करता है इसे। और विनियोजित किए जाने जो वाले शुल्क हैं, ठीक है, ये क्या करता है, उसको संग्रहित करता है लेकिन ये उद्गृहित करता है संघ। ये 268 में। नेक्स्ट है 269, संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को जो सौंपे जाने वाले कर हैं, इसे संघ उद्गृहित करता है, राज्य उसे उद्गृहित और संग्रहित करता है, लेकिन उसको, उस कर को, उस टैक्स को किसको सौंपा जाता है, राज्यों को। तो उसके बारे में बात है 269। 270 है, उद्गृहण कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण किया जाना। ठीक है, जो कर टैक्स देते हैं उसका संघ और राज्य, केंद्र और राज्यों के बीच वितरण। और 271 है, कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार है। और 272 है, ऐसे कर जो कि संघ द्वारा आरोपित या संग्रहित किए जाते हैं, जो संघ तथा राज्यों के बीच वितरित किए सकते हैं, यह क्या हुआ गया, निरस्त है। ठीक है, 272। 273 है, जूट पर और जूट उत्पाद जो होते हैं, ठीक है, उन पे निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। 274 है, ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है, प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। 275 है, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। ठीक है, कुछ राज्यों को संघ से जो अनुदान दिया जाता है किसी कार्य के लिए, तो अनुदान मिलता है, वो है। और 276 है, वृत्तियां, व्यवसाय जो है, व्यापार है, वृत्तियां मतलब व्यवसाय, व्यापार और आजीविकाओं और नियोजनों पर कर। ठीक है, आजीविकों और आजीविका पार्जन के लिए और नियोजन के लिए कर, उस पर कर जो लगता है। और 277 है, ब्याज वृद्धि। ठीक है, 278 है, पहली अनुसूची के भाग बी में उल्लिखित वित्तीय मामलों में राज्यों के साथ समझौता, लेकिन ये निरस्त। 279 है, शुद्ध आगम आदि की गणना। 280 इंपॉर्टेंट, 280 में वित्त आयोग। ठीक है, 281 में वित्त। और 282 संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय की बात। 283 में है, संचित निधियों, आकस्मिक निधियां और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा, उनकी रक्षा। 284 है, लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्रदत्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और उन धनराशियों की अभिरक्षा। 285 है, संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। 286 है, माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निबंधन। विद्युत पर करों से छूट। ठीक है, विद्युत पर करों से छूट
और 288 है जल या विद्युत पर करों से छूट। देखिए विद्युत में थोड़ा इसमें जब हम ट्रांस वो करते हैं डालते हैं तो वर्ड ये कुछ चेंज हो जाते हैं, तो विद्युत भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं वो फिर नहीं बन पाती वो, इस तरह से विद्युत रहेगा। तो विद्युत पर करों से छूट। और 289 है राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट। 290 है कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। ठीक है, जो पेंशन आदि होता है उसके संबंध में उसका समायोजन किया जाना, कुछ व्यय किए जाते हैं जो खर्चे किए जाते हैं। 290 क्या है कुछ देव अश्वम निधियां जो वार्षिक संदाय। ठीक है, 290 क्या। 291 है शासकों की प्रीवी पर रखी राशि, यह निरस्त हो गई है। ठीक है, पहले थी ये फिर बाद में निरस्त कर दी गई संशोधनों द्वारा। नेक्स्ट है 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। भारत सरकार जब उधार लेती है, कर्ज लेती है। और 293 है राज्यों का उधार लेना। 292 में भारत सरकार केंद्र सरकार कर्जा लेती है, उधार लेती है। और 293 है राज्यों द्वारा राज्य उधार लेता है। ठीक है, 292 और 93 ध्यान रखें। सरकार के अधिकार और दायित्व ये क्या किसमें कैसे कैसे क्या है। 294 कुछ दशाओं में कुछ परिस्थितियां हैं, दशाएं हैं जिसमें संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों और दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। 95 है 200 दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों, बाध्यताओं का उत्तराधिकार, ये भी है। और उसमें कुछ दशाओं में है, इसमें अन्य दशाओं में है, थोड़ा सा बस अंतर है। 296 है राजगामी या व्यवगत या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति। 297 है राज्य क्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजें जो होती हैं, जैसे सागर है, महाद्वीप है, इनमें जो अंदर तट है उन और वहाँ की भूमि है उसमें जो मूल्यवान चीजें जो निकलती हैं, सीपी है, हीरे है, मोती है, जो भी कोयला है, जो भी चीजें, बहुत सारी चीजें हर जगह से निकलती हैं, तो उनके बारे में 297 में आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संघ में निधि। ये भी जो भी स्रोत होते हैं इनमें संघ का पहले अधिकार होता है। ठीक है, इन चीजों में संघ में निहित होती है पहले ये। 298 है व्यापार करने आदि की शक्ति। 299 है संविदाएं। और 300 वाद और कार्यवाहियां। ठीक है, 300 में वाद और कार्यवाहियां जो होती हैं। और संपत्ति का अधिकार देखिए, संपत्ति का अधिकार किसमें, उस जो संपत्ति का अधिकार 31 में था वो हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया था। तो ये 300 क में इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया था। तो फिर उसके बाद इसमें ये 300 क में इस तरीके से आएगा कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया, यानी बिना किसी कारण के, विधि के, कानून के बिना किसी आप जो है बिना व्यक्तियों किसी भी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित न किया जाए। तो यह है 300 क में। ठीक है, संपत्ति का अधिकार का वो बदल गया है रूप और ये है इस तरीके से। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये आ गया है 300 क में 31 से। ठीक है, तो ये है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है। ठीक है, कहीं भी आप व्यापार कर सकते हैं अपने देश में और रह सकते हैं और उसकी आपको स्वतंत्रता है। 302 है व्यापार, वाणिज्य, समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति क्या है। 303 है व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। 304 राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम को आपस में जो राज्य एक दूसरे के बीच व्यापार करते हैं, राजस्थान से कुछ आता है, यूपी से कुछ जाता है, तो ये सब आपसी व्यापार 304 के अंतर्गत। 305 है विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार को बंद करने वाली विधियों का व्यावृत्ति यानी उनका व्यवसाय। और 306 है पहली अनुसूची के भाग बी में उल्लिखित राज्यों की व्यापार और वाणिज्य से प्रतिबंध लगाने की शक्ति, लेकिन ये निरस्त है। 307 है अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों की कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति। लोक सेवाएं। ठीक है, 308 निर्वचन इनका। 309 है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें क्या है। 310 है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि कितनी है। 311 है संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना।
या पद से हटाया जाना या पंक्ति में अनुमत किया जाना। ठीक है, नेक्स्ट है 312 अखिल भारतीय सेवाएं। ये भी इंपॉर्टेंट है और कई बार से पीसीएस में भी आता रहता है क्वेश्चन, और वैसे भी एग्जाम में पूछता रहता है किसी भी एग्जाम में। तो 312 कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन करने की शक्ति। 313 है संक्रमणकालीन उपबंध। 314 है कतिपय सेवाओं के पहले से सेवारत अधिकारियों की सुरक्षा संबंधी प्रावधान निरस्त। 314। 315 लोक सेवा आयोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट। लोक सेवा आयोग संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। ठीक है, जैसे आईएएस और पीसीएस। पीसीएस क्या है, राज्य के उस पे है, आईएएस संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 316 सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी, पदावधि क्या है उनकी। ठीक है। 317 है लोक सेवाओं के किसी सदस्य का हटाया जाना 317 के द्वारा, और निलंबित कैसे किया जाना है, निलंबित किया जा सकता है आयोग के सदस्य और कर्म निलंबित किया जाना। 318 में आयोग के जो सदस्य होते हैं कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में नियम बनाने, यानी जो सेवा की उनकी शर्तें हैं उसके बारे में नियम बनाने की शक्ति। और 319 में आयोग के सदस्य कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में नियम बनाने की शक्ति, यानी जो आयोग के सदस्य होते हैं। ठीक है, लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग की। 320 है लोक सेवा आयोग के कार्य क्या है। 321 है लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार, उनके कार्य करने का विस्तार और उनके विस्तार करने की शक्ति क्या है। 322 है लोक सेवा आयोग को व्यय क्या है, उनके खर्चे क्या हैं। 323 है लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। ठीक है, अब अधिकरण 323 प्रशासनिक अधिकरण, 323 ख और ख है अन्य विषयों के लिए जो अधिकरण। निर्वाचन 324 के तहत निर्वाचनों के अधिचरण निर्देशन नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। ठीक है। 325 है धर्म मूल वंश जाति लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नाम से सम्मिलित न किए जाने के लिए अपात्र न होना, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, मूल का हो, कहीं का भी हो, तो उसको सम्मिलित उसकी बिना मतलब उस वजह से उसको अपात्र नहीं किया जा सकता, और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा नहीं किया जाना। तो ये सब चीजें हैं, दावा किया जाना। ठीक है। और 326 है लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। 327 है विधानमंडलों के लिए निर्वाचकों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। 328 है किसी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। 329 है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। और 329 का है प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए चुनाव संबंधी विशेष प्रावधान, लेकिन यह क्या है, निरस्त। ठीक है। 329 का कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। 330 क्या है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 331 है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व। 332 है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का संरक्षण आरक्षण। 333 है राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, विधानसभा में आंग्ल भारतीय जो उनका प्रतिनिधित्व क्या है। 324 है 70 वर्ष पश्चात सीटों का आरक्षण तथा विशेष प्रतिनिधि की समाप्ति। और 335 है सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। 336 है कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। 327 है आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। 338 है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग। और ये क्या है 338 का, 338 और 338 का दोनों ध्यान रखें, एक तो 338 और 38 जो है 338 का। ठीक है, दोनों ही आपको ध्यान रखना है। एक अनुसूचित जाति से संबंधित है, दूसरा अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। ये पूछ भी ले सकता है, पूछ भी लेते हैं। और 339 है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में संघ का जो है
नियंत्रण, ठीक है, ये मंगलिक संघ, संघ का नियंत्रण। पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। 341 से अनुसूचित जातियां, 342 से अनुसूचित जनजातियां, ठीक है। राजभाषा, संघ की राजभाषा किसमें बात की गई है? 343 अनुच्छेद में। 344 है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। 345 है राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। 346 से एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, किसी राज्य या संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। 347 है किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। और 348 है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग जो की जाती है भाषा, उसकी बात 348 में। 349 है भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। 350 है व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 350 का है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, जैसे कि 5वीं क्लास तक इस तरीके की सुविधा की गई है कि बच्चा जो है अपना प्राथमिक भाषा में शिक्षा ग्रहण करेगा, ठीक है, उसको इस तरह की सुविधा दी गई है। तो यह प्राथमिक शिक्षा पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं 350 क में बात की गई है, ठीक है। और नेक्स्ट है 350 ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। और 351 है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, ठीक है, हिंदी भाषा के लिए विकास के लिए 351 में हिंदी भाषा का विकास किया जाना चाहिए, उसके लिए निर्देश दिया गया है। आपातकालीन प्रावधान क्या है? 352 आपात की उद्घोषणा। 353 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। 354 है जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना, ठीक है। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। और 354 है आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। 355 है ब्राह आक्रमण, आंतरिक अशांति और राज्य की संरक्षा करने का जो संघ का कर्तव्य होता है। 356 क्या है इंपॉर्टेंट? राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, ठीक है। 357 क्या है? अनुच्छेद 356 के अधीन की गई जो घोषणा होती है, 356 के अधीन उन विधायी शक्तियों का प्रयोग कैसे किया जाना है, यह है 357 में। 358 है आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। अनुच्छेद 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 में, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19। तो आपात के दौरान अनुच्छेद उपबंधों का निलंबन, तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? उसका निलंबन कर दिया जाता है, उसे समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन जो अनुच्छेद 21 होता है, ठीक है, अनुच्छेद जो 21 होता है 21, उसको क्या किया जाता है? प्राणोदैहिक स्वतंत्रता, उसका जो है निलंबन नहीं किया जाता है आपातकाल में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है? ये 21, ठीक है, इसका निलंबन नहीं किया सकता। और स्वतंत्रता के जो अधिकार होते हैं वो छिन जाते हैं जब आपातकाल के समय। चलिए, और 359 है आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त प्रतिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। आपात के दौरान भाग 3 द्वारा जो अधिकार दिए जाते हैं वो उसका, और मौलिक अधिकार हैं भाग 3 में, तो उनका अधिकारों का निलंबन किया जाता है, मौलिक अधिकार का। और नेक्स्ट है 359 का इस भाग का पंजाब राज्य पर लागू होना, यह भी निरस्त है, ठीक है। 360 ये भी इंपॉर्टेंट है। 360 है वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। आपको ध्यान रखना है कि अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल हमारे यहाँ लागू नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है, ठीक है, ये अभी तक एक बार भी नहीं लागू हुआ है वित्तीय आपात। और यह है 361 विविध प्रावधान है। 361 है राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। 361 का है संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्रवाइयों को प्रकाशन का संरक्षण।
361 है लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए अर्हता अर्हता या क्या योग्यताएं हैं। 362 है भारतीय राज्य के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार निरस्त। ठीक है। 363 है कुछ संघीय करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। 363 क है देशी राज्यों के शासकों में को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी उपाधियों का अंत। यानी जो निजी जो उपाधियां हैं उनकी, पहले तो देशी राज्य जो थे शासकों को शासक थे, उनकी मान्यता क्या कर दी गई, इस अनुच्छेद के द्वारा उनकी मान्यता को समाप्त कर दिया गया। कोई राजा कहीं का है, कुछ भी हो, तो उसकी मान्यता ये समाप्त की गई, सब समान हो गए और सबको समान अधिकार दिया गया। लेकिन वो जो पदवी या उपाधि दी जाती थी वो नहीं दी जाएगी। अब निजी उपाधियों का अंत कर दिया गया है, जो निजी उपाधि थी। ठीक है। और 364 है महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में उपबंध है, जो विमान क्षेत्र हैं, महापत्तन है जो। और 365 है संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। और संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। और 366 है परिभाषाएं हैं। 367 में निर्वचन। संविधान का संशोधन। ठीक है, यह है वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान का संशोधन। ठीक है, तो संविधान का संशोधन देखते हैं। 368 किस अनुच्छेद द्वारा संविधान का संशोधन करने की शक्ति संसद को है, वो है 368 के द्वारा संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया क्या होती है। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। 369 है राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार की अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय में हो। 370 जम्मू कश्मीर के राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध निरस्त। 371 है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। 371 का है नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, क्योंकि ये सब राज्य जो हैं थोड़ा अलग हैं और इनको कुछ विशेष उपबंध उनके लिए किया गया है। असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, क्योंकि जनजातियां हैं। मणिपुर है, वहां के बारे में भी उपबंध किए गए हैं कुछ अलग से। और 371 का आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक अलग क्षेत्र है जो इस तरीके के क्षेत्र, और इनके बारे में विशेष उपबंध, इनके लिए थोड़ा विशेष उपबंध है कुछ अलग। 371 अड्डा है आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 पहाड़ी क्षेत्र है, ये सब एरिया है और इनके बारे में विशेष उपबंध, और जनजातियां हैं वहां पे। 371 है 6 मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष, जो भी इस तरीके के क्षेत्र, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कुछ अलग टाइप के राज्य हैं, इनको बारे में थोड़ा सा महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग नियम कानून थोड़ा सा चलता है, तो यहाँ पे इस तरीके के लोगों को, यहाँ के राज्य को थोड़े से विशेष उपबंध किए गए हैं। 371 जय है अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। गोवा राज्य के संबंध में भी विशेष उपबंध है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, काफी बाहर से भी लोग आते हैं, विदेश से भी आते हैं वहाँ पे। 371 है कर्नाटक राज्य के संबंध में भी विशेष उपबंध है। 372 है विद्यमान शक्तियों का प्रवृत्त बने रहना और अनुकूलन। 372 का है विधियों का अनुकूलन करने के राष्ट्रपति की शक्ति। 373 है निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं का आदेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 374 है संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों और संघीय न्यायालय में या सब परिषद मजिस्ट्रेटों के जो है समक्ष कार्यवाहियों के बारे में उपबंध। और नेक्स्ट है 375 संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना। 376 है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध है। 377 है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध, और 378 है लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। ठीक है, 376 और 377 भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, और 378 है आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध। और 379 है प्रांतीय संसद एवं उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान।
प्रावधार जो किया गया है वो लेकिन निरस्त है ये भी। और 380 है राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान, लेकिन ये भी निरस्त है। राष्ट्रपति की मंत्री परिषद, ये भी निरस्त है 381 में। 382 प्रथम अनुसूची भाग ए में अंतिम राज्य विधायिकाओं से संबंधित प्रावधान, ये भी निरस्त है प्रथम अनुसूची भाग ए में। 383 प्रांतों के राज्यपालों से संबंधित प्रावधान, ये भी निरस्त है, ये भी जो है निरस्त है। ये सारे जितने हैं देखिए सब निरस्त हैं। पहले सूचिक भाग में अंतिम विधायिकाओं से संबंधित प्रावधान, ये भी निरस्त है। पहले भाग ब में जो है वो भी निरस्त है। कतिपय चुनाव के उद्देश्य जनसंख्या निर्धारण संबंधित जो प्रावधान किए गए थे वो भी 387, 386, 386 यहाँ पे है, लेकिन ये 388 है। 388, 389 डोमिनियन विधायिका था प्रांतों राज्य विधायिकाओं में लंबित विधेयकों से संबंधित प्रावधान निरस्त है, ये भी सब। 390 भी निरस्त है, 391 भी निरस्त है, 392 भी। कठिनाई को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है। 391 है कतिपय जो आकस्मिक पहली चौथी अनुसूची में संशोधन की राष्ट्रपति की शक्ति और कठिनाई को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। संक्षिप्त नाम प्रारंभ आदि ये है इसमें। और 393 में संक्षिप्त नाम, 394 प्रारंभ, 394 का हिंदी भाषा में पाठ प्राधिकृत पाठ, और 395 निरस्त, ठीक है। तो ये हमारे 395 अनुच्छेद कंप्लीट हुए। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक साथ आपको सारे अनुच्छेद देखने को मिल गए और आप इसे अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं। अनुच्छेद कहीं से भी पूछा जाता है, कहीं से भी आ जाता है, कोई सा भी अनुच्छेद पूछा जा सकता है। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर पसंद आती है वीडियो तो मैं फिर ऐसी कुछ और वीडियो भी बनाने की प्रयास करूंगी, क्योंकि इससे एक ही वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें हमें एक जगह पे देखने को मिल जाती हैं। अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और बहुत मेहनत लगी है तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आगे वीडियो बनाऊँ तो आप लोगों को पसंद आए, अच्छा लगे, तभी मैं वीडियो बनाऊँगी, नहीं तो फिर इस तरह की वीडियो मैं नहीं बनाऊँगी अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो, ठीक है। और छोटी मोटी कहीं कभी कभी टाइप में मिस्टेक आ गई हो तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत है। वर्ड समझ में आ जाता है या मैं बोल देती हूँ, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।